हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार जबरदस्त होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं दुष्यंत आपके सामने आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ हिस्ट्री की क्लास को लेकर, जिसमें आज हम मौर्योत्तर काल में क्या पढ़ने वाले हैं। मौर्योत्तर काल के अंदर आपका सातवाहन वंश को पढ़ने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही प्रतापी और बहुत ही आपका महान वंश हुआ था, बहुत ही महान राजवंश हुआ था। इसके जितने भी शासक हुए थे बहुत अच्छे शासक हुए थे और ये बहुत ही पढ़ने लायक टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। मौर्य काल के बाद में जो सबसे अच्छा और जो सबसे प्रतापी जो राजवंश हुआ है वो सातवाहन राजवंश हुआ है। मौर्य काल के बाद में जो मौर्योत्तर काल आता है, इसमें हम आपके दो तरीके से पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल को। मौर्योत्तर काल में दो आपके राजा हुए हैं, एक हिंदुस्तानी राजा जो भारत के राजा हुए हैं और एक विदेशी राजा जो बाहर से आक्रमण करके और यहाँ पर आके अपनी सत्ता जिन्होंने हासिल की या स्थापित की है। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं किसको, जो भारत के राजा हुए थे, जिन्होंने भारत में ऐसे ही सत्ता आगे बढ़ती रही है। जैसे आपका मौर्य वंश के बाद में आपका शुंग वंश हुआ था, शुंग के बाद में कण्व वंश हुआ था और कण्व के बाद में और कौन सा वंश आ जाता है, आपका सातवाहन वंश आ जाता है। ऐसे ही देखा जाए तो विदेशी राजाओं का यदि हम क्रम देखते हैं तो आपका सबसे पहले हिंद यमन राजा आते हैं मौर्योत्तर काल में, फिर आपके बाद हिंद यमन राजाओं के बाद में आपके शक आते हैं, फिर आपके कुषाण आते हैं, फिर पहलव आते हैं। कई ऐसे राजा आते हैं आगे। ठीक है, उनको हम अलग पढ़ेंगे, पहले हम भारत के राजाओं को समाप्त करेंगे। ठीक है, मेरा आपसे अनुरोध है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में जाती रहे और आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में बढ़ती रहे और एक अच्छा कंटेंट आपको, फ्री कंटेंट आपको मिलता रहे और आप अपना कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में अपना नंबर, अपना सिलेक्शन श्योर कर पाए। आपके इस सिलेक्शन को दिलाने के लिए मैं आपके साथ हर संभव प्रयास करूंगा, हर एक अच्छी से अच्छी क्लास आपके लिए प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। हिस्ट्री नहीं स्टडी करके प्लेटफॉर्म पे आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी हर एक तरीका से बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट को फ्रेम करके बहुत सुंदर तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो सातवाहन वंश के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक सी मैं जानकारी आपको देनी चाहूंगा। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा, आप ऊपर कितना भी ऊपर से फैक्ट पढ़ लो, कभी कामयाब नहीं होने वाले हो। सोचो यदि पेपर आपसे थोड़ा घुमा फिरा के एग्जामिनर ने फ्रेम कर दिया, तब भी आप क्वेश्चन को बना ले जाओगे यदि आपको बेसिक अच्छे तरीके से नॉलेज है किसी भी चीज के बारे में। आप जीएस की बात नहीं करता मैं, आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आपको बेसिक नहीं पता है तब तक आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो आपको मैं बहुत सुंदर तरीके से हर एक चीज को मैप के माध्यम से समझाने वाला हूं। आपको मैप बनाया है मैंने, भारत का मैप है, इसमें मैं आपको बताऊंगा सातवाहन राजवंश कहां हुआ था और जो इनके समकालीन राजा कौन हुए थे, किस किस की बाउंड्री थी, कहां थी, कौन से राजा कहां पर राज करते थे, आपका किससे संघर्ष हुआ था, किससे युद्ध हुआ था, हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट आज की इस क्लास को। बहुत सुंदर क्लास होने वाली है। आपसे मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, जहां तक आपसे हो सकता है वहां तक आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप इस तरीके से जब हमारे लिए करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा इस चीज से, और ये जो मोटिवेशन है इसी से हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं बात सातवाहन के अंदर। आपका मौर्योत्तर काल के अंदर मैंने आपको बता दिया है दो
तरीके से आपका मौर्योत्तर काल को हम पढ़ते हैं, एक विदेशी राजाओं के रूप में, एक भारत के राजाओं के रूप में। तो अभी भारत के राजाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मौर्योत्तर काल में मैंने आपको सुंग वंश पढ़ाया। सुंग वंश में आपके 10 राजा हुए थे। पुष्यमित्र सुंग ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में कण्व वंश आया, जो कि आपका सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? बैद्रथ थे, और उनकी हत्या कर कण्व वंश के जो राजा हुए थे, जो पहले राजा हुए थे, वसुदेव, जो कि आपके सुंग वंश में बैद्रथ के क्या थे? सेनापति थे। उन्होंने क्या किया? उनकी हत्या करके कण्व वंश की नींव रख दी। अब कण्व वंश के जो शासक हुए हैं, 4 शासक हुए। बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजवंश नहीं रहा है कण्व वंश का। अगर जो हम इतिहास देखें तो काफी अच्छा नहीं रहा है। बस 4 राजा हुए हैं, कोई बहुत ज्यादा योग्य राजा नहीं हुए हैं इसमें। किसमें? आपके कण्व वंश के अंदर। तो जो आपके इसमें चौथे जो राजा हुए थे, चौथे राजा मैं बता देता हूं आपको, आपका रिवीजन करा देता हूं, आप याद कर सकते हैं। जो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, कण्व वंश के 4 राजा हुए थे। सबसे पहले वासुदेव, दूसरे भूमिपुत्र, तीसरे नारायण, और चौथे आपके सुशर्मा हुए थे। तो सुशर्मा की जो परास्त करके आपका सिलमुख ने किसकी स्थापना की थी? आपके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब सबसे पहले बेसिक सी थोड़ी सी चीजें नॉलेज देखते हैं, नॉलेज जानते हैं कि आखिर बेसिक चीजें थी क्या। सातवाहन वंशों ने 300 वर्ष तक शासन किया था। आप देख सकते हैं कि एक बहुत लंबा समय काल रहा है 300 वर्ष का। तो 300 वर्ष तक सातवाहन ने अपना शासन किया भारत के अंदर। तो सातवाहनों ने ज्यादा जो शासन किया था वो कहाँ किया था? दक्कन में, और आपका जो महाराष्ट्र मतलब दक्षिण वाला जो क्षेत्र था, इसमें इन्होंने अपना शासन किया था। यदि आप मैप को बहुत अच्छी तरीके से आज समझ लेते हैं, हर एक चीज को मैं लोकेट कर करके आपको बताऊंगा, यदि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगी। बच्चों, मेरा आपसे यही अनुरोध है, आज के टाइम में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, इतना कंपटीशन हो चुका है जिसकी कोई तादाद नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण तो आप यही समझ लीजिए कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं आपको घर बैठे बिगर किसी पैसे के, ये एक बहुत बड़ा आपके लिए कंपटीशन है। हर एक दूसरा आदमी, हर एक दूसरा नहीं, हर एक बगल वाला आदमी आपका कॉम्पिटिटर है, आपके एग्जाम में आपका कॉम्पिटिटर है, वो आपको कहीं ना कहीं बीट करने में लगा हुआ है। तो बिल्कुल ढील मत दीजिए, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपका एक ही रामबाण होना चाहिए, एक ही सिद्धांत होना चाहिए। वो है तो है क्या? बस ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, और अब की बार अपना नंबर लेके रहना है। ठीक है, 300 वर्ष तक जब शासन किया, जब कोई भी राजवंश आएगा और 300 वर्ष तक शासन करेगा, तो एक जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को हमें जरूर मिलेंगे। चाहे वो उसका राजनीतिक कार्यकाल देखने को मिले, चाहे उसका सामाजिक क्षेत्र देखने को मिले, चाहे उसका भौगोलिक क्षेत्र देखने को मिले, चाहे उसकी कला संस्कृति, हर एक चीज में परिवर्तन, बदलाव जरूर देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपका सातवाहन मौर्योत्तर काल में सातवाहन वंशों में देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं सातवाहन वंश की। तो सातवाहन वंश में आपके बताया जाता है कुल कितने राजा हुए थे? 23 राजा हुए थे आपके सातवाहन के। पहले सातवाहन का अर्थ जो होता है, सातवाहन का अर्थ जो होता है वो होता है सिंह की सवारी करने वाला। क्या? सिंह की सवारी करने वाला। सातवाहन का जो शाब्दिक अर्थ होता है सिंह की सवारी करने वाला। तो नाम से पता चल रहा होगा कि बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे आपके सातवाहन के, बहुत शक्तिशाली राजा हुए थे। अब आप सोचोगे कि सर 23 राजाओं को क्या हमको पढ़ना पड़ेगा? नहीं सर, सारे राजाओं की हमें अभी तक साक्ष्य मतलब जानकारी ही उपलब्ध नहीं है 23 राजाओं के बारे में, पर बताया जाता है। और जो आपका मत्स्य पुराण है, जो आपका मत्स्य पुराण में है, उसमें बताया जाता है कि सातवाहन में कितने राजा हुए थे? आपके 30 राजा हुए थे। ये हमें जानकारी किसके द्वारा मिलती है? मत्स्य पुराण के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है। ये आपको मैं बता ही चुका हूं, बहुत एक अच्छा खासा लंबा कार्यकाल रहा है सातवाहन वंश का। अब सातवाहन वंश को जानने के लिए
कुछ स्रोतों के ही माध्यम से हमको पता चलेगा कि सातवाहन वंश आखिर था तो था क्या। तो स्रोतों के माध्यम से देखें तो हमें सातवाहन वंशों के बारे में दो स्रोत मिलते हैं। दो स्रोतों के माध्यम से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं कि आखिर वो स्रोत थे क्या। एक तो आपका पुरातात्विक स्रोत, एक आपका साहित्यिक स्रोत। अब आप कहोगे सर पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत में क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे क्या स्रोत मिले जिससे हमें पता चला कि कोई सातवाहन वंश भी हुआ था। तो बच्चों इसे समझेंगे बहुत ही प्यारी और आसान भाषा में। जो आपका पुरातात्विक, मैं लिख देता हूं पुरातात्विक जो एक होता है आपका साहित्य। तो आपके दो तरीके से हमें साक्ष्य मिलते हैं। पुरातात्विक में हम देखेंगे जितने भी हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, जितने जितनी हमें मृद भांड प्राप्त होते हैं या आपकी क्या नाम है मुद्राएं प्राप्त होती हैं, ये सब किस में आते हैं, हमारे पुरातात्विक अभिलेखों में आते हैं। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों में ये हमारे आते हैं। ठीक है, जिनके माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि आपका सातवाहन वंश एक बहुत शक्तिशाली वंश हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं साहित्यिक। तो जैसे कि आपका पुराणों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि आपका सातवाहन वंश भी हुआ था। ठीक है, पुराणों के माध्यम से एक आपकी जो तीसरे नंबर के राजा हुए थे, जो शक्तिशाली तीसरे नंबर के राजा हुए थे हाल, उनकी एक रचना थी गाथा सप्तशती एक रचना थी उनकी, जो कि प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। उनके माध्यम से ये हमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या था आपका कण्व वंश और शुंग वंश और सातवाहन वंश के अंदर। तो जो हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, सबसे पहला परिवर्तन देखने के लिए हमें मिलता है कि मौर्योत्तर काल के जो पहले दो वंश हुए थे, उनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी, आपकी संस्कृत भाषा थी। जो आपके शुंग वंश और कण्व वंश थे, इनकी जो भाषा थी, वो कौन सी थी, आपकी संस्कृत। ये संस्कृत भाषा के को आप आश्रय देते थे। लेकिन जो सातवाहन वंश हुआ था, ये कौन सी भाषा को आश्रय देता था, ये आपके प्राकृत भाषा को ये आश्रय देते थे। और लिपि कैसी थी, ब्राह्मी। तो यहां से क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि मौर्योत्तर काल में कौन सा वंश ऐसा था जिसने प्राकृत भाषा को आश्रय दिया था या सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया था, या कौन से राजवंश की भाषा प्राकृत थी, या कौन से राजवंश के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। तो कौन से की थी, आपके सातवाहनों की थी। दूसरा जो आपका परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है वो किस में मिलता है, एक आप अब से पहले जो मौर्य काल रहा हो या मौर्योत्तर काल रहा हो, या जब से हिंदुस्तान का इतिहास हम पढ़ते हैं, उसमें केवल इंडस सिविलाइजेशन के बाद, इंडस सिविलाइजेशन में हमें देखने के लिए मिलता है कौन सा, मात्र सत्तात्मक आपका समाज देखने के लिए हमें मिलता है। लेकिन उसके बाद में जितना भी समाज हमारा आज तक प्रचलित है, इसमें हमें कौन सा देखने के लिए मिलता है, पितृसत्रात्मक आपका समाज देखने के लिए हमें मिलता है। लेकिन सातवाहन वंशों में क्या था, सातवाहन वंशों में महिलाओं को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी। मतलब कि जितने भी राजा हुए, उन्होंने अपनी माताओं के नाम को अपने नाम के आगे इस्तेमाल किया। इससे हम जान सकते हैं कि मतलब महिलाओं को इज्जत तो दी जाती थी बहुत ज्यादा, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि सातवाहन वंश जो था आपका मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक नहीं कह सकते इसको, इसमें कह सकते हैं कि महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया गया था, महिलाओं का बहुत ज्यादा आदर सम्मान किया जाता था। किसके अंदर, आपका सातवाहन वंश के अंदर। ये हमको देखने के लिए मिलता है कि अपनी माताओं के नाम राजाओं ने अपने नाम के आगे इस्तेमाल किए थे या लगाए थे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेसिक सी जानकारी सातवाहन वंशों के अंदर। आपका मत्स्य पुराण के माध्यम से बताया जाता है सातवाहन वंश में 30 राजा हुए थे और आपका
जो बेसिक, जो ऐसे ही पता चलता है, जो पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हमें पता चलता है कि सातवाहन वंश में आपके 23 राजा हुए थे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, थोड़ा सा मैप पे मैं आपको ले चलता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो ये आपका ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है आपका ये आपका अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। तो जो हिंद यवन राजा हुए थे, कौन से? हिंद यवन। हिंद यवन जो राजा हुए थे, इनका जो विस्तार था वो केवल यहां तक था। ये हिंद यवन राजाओं का विस्तार था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हिंद यवन राजा ज्यादा प्रतापी राजा नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा नहीं रहे थे, बाद में आकर बहुत कमजोर पड़ गए थे, तभी शकों ने यहाँ जी अपना स्थायित्व जमाया। फिर इनके बाद में आए कौन से? शक। अब आ गए शक राजा। तो शकों ने क्या करा, यहां से लेकर और ये थोड़ा सा इसको ऐसे लेंगे, क्योंकि इनकी जो सीमाएं थी ना, ये उज्जैनी और नासिक तक थी। ठीक है, जो शक राजा हुए थे, शक राजाओं की 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी आपकी शक राजाओं की। कितनी शाखाएं थी? 5, जिसमें से 2 जो शाखाएं थी दक्षिण में आपकी, एक तो थी नासिक, एक तो थी आपकी नासिक और एक थी उज्जैनी। एक थी नासिक और एक थी उज्जैनी। ये थी आपकी शक राजाओं की सीमाएं। अब इधर बात करते हैं, तो इधर जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये था आपका कौन सा? उड़ीसा के अंदर चेंदी वंश, जिसका राजा कौन था? खारवेल। ये आपका चेंदी वंश था, जो कि उड़ीसा के अंदर था, और यहाँ के राजा कौन थे? खारवेल थे। और इधर कौन थे? आपके शक थे, जिसका एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे, रुद्रदामन। आपको पता होगा, बहुत ही प्रतापी राजा रहे हैं रुद्रदामन। और जो आपके सातवाहन थे, सातवाहनों के जो आपके पहले शासक सिमुक ने स्थापना करी। अभी थोड़ा सा पहले सिमुक के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको मैप पे दोबारा से लेके आऊंगा। जो सिमुक था, सिमुक को आंध्र भृत्य भी कहा जाता था। सिमुक को आंध्र भृत्य भी कहा जाता था। और जो ये हमें जानकारी मिलती है, किसके माध्यम से मिलती है भैया? ये मिलती है हमें वायु पुराण। वायु पुराण के माध्यम से यह हमें जानकारी मिलती है कि सिमुक को आंध्र भृत्य भी कहा जाता था। और सिमुक ने कितने वर्षों तक शासन किया आपका? 23 वर्ष। 23 वर्ष तक आपका सिमुक ने शासन किया था। अब जब सिमुक ने शासन किया था, तो सिमुक ने जब शासन किया आपका, तो सिमुक ने कण्व वंश को पराजित किया। कण्व वंश के राजा सुशर्मा थे, सुशर्मा को पराजित किया और आपका सातवाहन वंश की नींव डाली। तो जो सातवाहन की जो बाउंड्री थी, वो ये थी आपकी, ये पहले जो शुरू में स्थापना हुई थी, ये आपका सिमुक हो गया। सिमुक का एक भाई था, जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। ये आपके दूसरे राजा हुए। आपके फिर जो तीसरे राजा आते हैं, वो आते हैं आपके सतकर्णी प्रथम। तो सतकर्णी प्रथम जो था, वो सिमुक का क्या था? पुत्र था। और जो कृष्ण प्रथम था, वो था उनका भाई। तो सिमुक के बाद में इतने ज्यादा कोई खास इतिहास नहीं रहा है। सिमुक का ज्यादा प्रतापी राजा नहीं रहे हैं, पर हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ज्यादा प्रतापी राजा नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर जो प्रतापी ना होते तो सातवाहन की क्या स्थापना कर पाते? नहीं कर पाते। तभी इन्होंने सातवाहन की स्थापना की। तो ये भी नहीं कह सकते कि ज्यादा प्रतापी राजा नहीं रहे हैं। तो सिमुक के बाद में आपके कृष्ण प्रथम आते हैं। इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है, बहुत ज्यादा इनका खास कोई अच्छा इतिहास नहीं रहा है, तो इनको हमें पढ़ने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही कभी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे आता है सतकर्णी प्रथम, जो आपका सातवाहन का पहला सबसे प्रतापी शासक हुआ था। वो कौन था? आपका सातकर्णी प्रथम था। बताया जाता है, कहा जाता है कि जो सातकर्णी प्रथम था, सातवाहन का
असली संस्थापक किसे कहा जाता है? सतकर्णी प्रथम को ही सातवाहन का असली संस्थापक कहा जाता है। तो सतकर्णी प्रथम ने जो अपनी राजधानी बनाई थी, कौन क्या राजधानी, तो राजधानी कहां पे बनाई थी? प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान में सतकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी बनाई थी और आपका ये था आपका प्रतिष्ठान, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये प्रतिष्ठान था और इसने उत्तर में जाकर किसको जीता था? विदिशा को जीता था, क्योंकि इधर खारवेल था, इधर ये बढ़ नहीं सकते थे, इधर आपका रुद्रदामन था, दोनों ही शासक बहुत ही तगड़े शासक थे, तो दोनों साइड ही अपनी सीमा का विस्तार नहीं कर पाए। हालांकि बताया जो साक्ष्यों के माध्यम से पता चलता है हमको, थोड़ा सा इन्होंने अपनी सीमा का जो विस्तार किया था वो पश्चिम के साइड में किया था। तो ये पश्चिम है ना, जो पश्चिम में ही तो थे आपके शक जो थे वो पश्चिम की साइड में थे। तो आपका जो सातवाहन थे इन्होंने थोड़ा सा विस्तार आपका यहां जगह किया था। आपका सतकर्णी आता है, सतकर्णी का रुद्रदामन से आपका युद्ध होता है और एक बार पराजित करता है और फिर पराजित हो जाता है और फिर इसी के पुत्री से इसका विवाह होता है। जो ये कहानी थी ये मैं आगे चल के आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा। तो थोड़ा सा ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी थोड़ी सी सीमा इधर बढ़ाई थी, पर इधर खारवेल ने इनको बिल्कुल 1 इंच खिसकने नहीं दिया था बिल्कुल भी। और जब सतकर्णी प्रथम ने विदिशा को जीता तो अब इसकी सीमा इधर कहां तक पहुंच गई? उत्तर में। उत्तर में सीमा मगध में तक टच कर गई थी, इससे ऊपर नहीं जा सकते थे, ठीक है, ऊपर और शासक थे। तो यहां तक आपकी सीमा पहुंच गई थी किसकी? सातवाहन की। तो ये था आपका सातवाहन वंश। अब इधर जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, तो इसलिए अब इन्होंने अपनी सीमा का विस्तार, क्योंकि नीचे बहुत छोटे छोटे और बहुत कमजोर शासक हुआ करते थे, तो इन्होंने अपनी सीमा को नीचे बढ़ाना स्टार्ट किया। इसने सतकर्णी प्रथम ने आप अपनी जो सीमा बढ़ाई वो किधर बढ़ाई? अपनी सीमा इन्होंने बढ़ाई किधर की साइड में? दक्षिण की साइड में। इसीलिए सतकर्णी प्रथम को क्या कहा जाता है? दक्षिणाधिपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणाधिपति। क्यों? क्योंकि इसने दक्षिण को विजय किया था, इसने दक्षिण को विजय किया था, इसीलिए इसे दक्षिणाधिपति कहा जाता है। किसको? सतकर्णी प्रथम को। तो समझ आया बहुत अच्छी तरीके से। अब थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर अभी तक भारत के इतिहास में जो हम पढ़ते आ रहे थे, हम चांदी का इंपोर्ट करते थे कहां से? बाहर से। जैसे आपका अफगानिस्तान, ईरान, इराक से चांदी इंपोर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन पहले ऐसे शासक हुए जिन्होंने चांदी के ही बराबर के मूल्य की एक मुद्रा चलाई, शीशे के सिक्के। आगे चल के वो विफल हुए, ज्यादा उनका कोई प्रभाव नहीं रहा, शीशे के सिक्के विफल हुए। लेकिन यहां से ही आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसे शासक या राजा हुए थे जिन्होंने शीशे के सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे? तो ऐसा पहला राजवंश सातवाहन राजवंश हुआ था जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी सातवाहन वंशों को शीशे के सिक्के चलाने की, ठीक है। आपको पता होगा कि शकों का जो ये अभी मैंने आपको समझाया, जो शक थे इनका ये इनकी सीमा थी उज्जैनी से और ऐसे, ठीक है। अब ये जो आपके सी पोर्ट थे, बंदरगाह जिनको बोलते हैं बंदरगाह, सी पोर्ट, इन पे पूरी तरह किसका अधिकार था? शक राजाओं का अधिकार था। जब शक राजाओं का अधिकार था, ऊपर से लेके नीचे तक कहीं से व्यापार की कोई भी चांस नहीं था, कहीं से भी व्यापार नहीं हो सकता था। सारा का सारा व्यापार के ऊपर जो होल्ड था वो किसका था? शक राजाओं का था। तो इसलिए जब चांदी का इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था, चांदी नहीं बाहर से, कौन? सातवाहन। वैसे तो चांदी आ रही थी, शकों के पास में आ रही थी, लेकिन सातवाहन नहीं ले पा रहे थे। तो सातवाहनों ने क्या करा कि इसी के बराबर, इसी के समान एक दूसरी मुद्रा जारी करी, जो थे आपके क्या? शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के, सिक्के ये किसने जारी किए थे? सर्वप्रथम सातवाहन ने जारी किए थे। ये क्वेश्चन आपसे बना है और आपकी परीक्षाओं में रिपीट होता रहता है कि
ऐसा पहला कौन सा राजवंश हुआ था जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो सातवाहन राजवंश ऐसा हुआ था जिसने आपके शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, अब एक चीज और याद रख सकते हैं, एक फैक्ट और बनता है यहाँ से कि ऐसा पहला राजवंश कौन सा हुआ था जिसकी सीमाएं 3 समुद्रों को छूती थी? तो सातवाहन पहला वंश था। अब मैं बताऊंगा कैसे आपको। इधर आपका अरेबियन सी, इधर आपका बे ऑफ बंगाल और नीचे हिंद महासागर। तो देखो आप सातवाहन वंश का इधर भी पूरा, इधर भी और इधर भी तीनों समुद्रों को, इस सीमा को टच करता था आपका मौर्योत्तर काल में आपका सातवाहन वंश। तो क्वेश्चन आपसे बना है और पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे लेवल की परीक्षाओं में पूछा गया है कि ऐसा मौर्योत्तर काल के अंदर कौन सा राजवंश हुआ था जिसकी सीमा का विस्तार आपका तीनों समुद्र सीमाओं को छूता था? तो सातवाहन वंश ऐसा राजवंश हुआ था। तो ये एकदम आपके लिए बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है, मैप के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। जो ये प्रतिष्ठान है ये आपका दक्षिण महाराष्ट्र का जो एरिया है उसको प्रतिष्ठान कहा गया था, जहां इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। अब इसमें इतिहासकारों के बहुत मतभेद हैं इनके निवास स्थान को लेकर कि इनका जो स्थान है, कोई कहता है कि ये आंध्र में थे, ये वाला जो एरिया है, कोई कहता है प्रतिष्ठान में थे। लेकिन जो साक्ष्यों के माध्यम से, पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हमें जो पता चलता है, एक बहुत बड़े आपका जो मुद्राओं का मृदभांड जो पाया गया है जोगलथुम्बी, कहां पे? जोगलथुम्बी में जो पाया गया है, जो कहां पड़ता है आपका महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, वो आपका कहां पड़ता है? ये प्रतिष्ठान में पाया गया है। हालांकि उन मुद्राओं में आपकी मिननांडर, जो आपके हिंद यवन शासक हुए थे, मिननांडर की भी मुद्राएं पाई गई हैं। लेकिन पता चलता है कि बाद में उन्हीं जो मिननांडर की मुद्राएं थी उन पर किसका अंकन किया गया है? सतकर्णी प्रथम का अंकन किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी बात सही है कि कभी ना कभी जो ये आपका सको वाला एरिया था, यहाँ जगह, इस पे आपका सातवाहन वंश हुए थे। क्योंकि जब भी तो किसी की मुद्राओं के ऊपर, किसी के ऊपर आपकी तानाशाही चल सकती है जब तुम्हारा वहां के शासन रहा होगा, पक्की बात है। तो कह सकते हैं जो जोगलथुम्बी से हमें आपका मुद्राओं का मृदभांड पाया गया है, वहां से हमें पता चलता है कि जो आपके सातवाहन हुए थे वो कहां हुए थे? प्रतिष्ठान में हुए थे। जो इनका स्थान था वो कौन सा था? प्रतिष्ठान था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको आंध्र क्यों कहा गया था। इनको आंध्र इसलिए कहा गया था क्योंकि सिम्मु को आंध्र भृत्य कहा गया था। सिम्मु को आंध्र भृत्य कहा गया था। जो सिम्मुख था कहीं ना कहीं वो इसी आंध्र वाले एरिया से निकलकर यहाँ पर पहुंचा था। ठीक है, समझ आ रही है चीजें। जो सिम्मुख था वो ये जो एरिया है आपका आंध्र वाला, ये वाला जो एरिया है का, तो सिम्मुख कहीं ना कहीं यहाँ से निकलकर पहुंचा था, तभी तो आंध्र भृत्य सिम्मुख के लिए कहा गया है वायुपुराण के अंदर। तो चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा आपको, और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। यदि आपने इस मैप को अच्छे से समझा होगा, हर एक चीज को अच्छे से जाना होगा कि खारवेल कहाँ का शासक था, किसका शासक था, वर्तमान में कौन सा जगह है, आपका शक शासक कहाँ थे, आपका मगध में कौन थे, शुंग हुए थे, फिर कणव आए थे, कणव के बाद में सातवाहन आए थे। ठीक है, और आपका हिंद यवन आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ चीजें आई होंगी, उम्मीद करता हूं मैं ऐसी। अब मैं आपको लेकर चलूंगा इन फैक्टों के ऊपर। अगर जो आपने ये मैप बहुत अच्छी तरीके से अगर जो समझा है, तो यहाँ आपको पढ़ने में बिल्कुल तनिक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत आसानी से आपको ये चीजें समझ में आएंगी, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। बच्चों, ये कंपटीशन का वो दौर है, अगर जो आप थोड़ी सी भी इसमें ढील कर दोगे तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। हर एक आदमी इस दौड़ में लगा हुआ है, हर एक आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए, हर एक बच्चे को सरकारी नौकरी चाहिए। तुम सोच नहीं सकते जो व्यक्ति प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो भी आज के टाइम में सरकारी गवर्नमेंट
नौकरी की तलाश में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं वो बच्चा भी पढ़ रहा है जो एक प्राइवेट नौकरी कर रहा है। इसके लिए इसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो ऑनलाइन के लिए जाता है। इसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो ऑनलाइन के लिए जाता है। हर एक क्लास एक बहुत अच्छा रिसोर्सेज, बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए ऑनलाइन यूट्यूब पे पड़ा है, भरमार है कंटेंट की। कमी है तो सिर्फ पढ़ने वालों की कमी है। अपने अंदर इतना जज्बा पालिए, इतना जुनून पालिए कि आपको कोई पीछे कर ना पाए, आपको चाह के भी कोई बीट कर ना पाए। इस तरीका से अपनी पढ़ाई करिए। पढ़ने को बहुत जनता पढ़ रही है, बहुत दुनिया पढ़ रही है, लेकिन सिलेक्शन सबका होता है क्या? नहीं सर, सबका नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता सबका। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो स्मार्ट तैयारी करेंगे, जो स्मार्ट वर्क करेंगे। पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन पढ़ाई में भी ये देखना है कि ये चीज मेरे को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तुमको सबसे पहले आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं, जब बात आई गई है। सबसे पहले जब आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर जिस परीक्षा को आप देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको उंगलियों पर रटा होना चाहिए कि मेरे परीक्षा में इस चैप्टर से ये टॉपिक आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। जो आएगा केवल उसी को पढ़ो, फालतू मत पढ़ो। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमको वो सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में पूछी जानी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी तैयारी को उठाइए, इस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए ताकि आपको कोई बीट ना कर सके। जब भी आपका मोटिवेशन डाउन हो, जब भी आपको लगे कि हमसे नहीं होगा, उसी टाइम अपने माँ बाप की तरफ देखो, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जो भी बच्चा एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है वो एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप की तरफ देखिए, क्या तुमको वही जीवन काटना है जो आपके माँ बाप काट रहे हैं? क्या तुम्हारा ये दायित्व नहीं बनता कि जो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको इतना पाल पलोस के बड़ा कर दिया है कि तुम उनको एक अच्छा जीवन दे सको आगे? उन्होंने आपको इतना बड़ा कर दिया, पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएशन कराया, क्या अब आपका इतना दायित्व नहीं है कि उन माँ बाप को दो रोटी चैन की सुख की खिला सको? सर आप एक बार सरकारी नौकरी लेकर तो देखिए, आपकी 3 पीढ़ियां बदल जाती हैं, आपकी, आपके माँ बाप की और आपकी आने वाली जनरेशन की 3 पीढ़ियां बदल जाती हैं। सर इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आपके सामने कोई टिक ना पावे। जो भी आपका फील्ड हो उसमें आपके आगे कोई ना हो, बस आप ही आप हो, बस आप। ठीक है, करते हैं आगे, देखते हैं। आइए, सातवाहन शासक दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के सबसे प्रबल उत्तराधिकारी थे। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यदि आपने मैप को बहुत अच्छी तरीके से समझा है तो आपको इसमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा, आप समझेंगे कैसे। मैंने कहा सातवाहन शासक दक्कन और मध्य भारत में मौर्य के सबसे प्रबल उत्तराधिकारी हुए। मौर्योत्तर काल में 3 ही काल हुए हैं, 3 ही वंश हुए हैं, सॉरी काल नहीं, 3 वंश हुए हैं। आपका शुंग, कण्व और सातवाहन। शुंग के बारे में मैं बता चुका हूं, 1-2 ही प्रतापी राजा हुए थे, ज्यादा इनमें अच्छे राजा नहीं हुए हैं, तो इनका भी इतिहास कुछ ज्यादा नहीं रहा है। कुल मिलाकर 112 साल। आपको बता देता हूं, इतनी जानकारी मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा डीप ना ले जाऊं, पर जब बात आ जाती है तो फिर बताए बगैर रखा नहीं जाता। मगर जो आपका शुंग वंश हुआ था मौर्योत्तर काल में, शुंग और कण्व दोनों ने कितने वंश शासन किया? कुल 112 साल। इसमें 45 साल किसका है? आपका कण्व वंश का। दोनों ने मिलकर 112 साल, 45 साल आपका कण्व वंश ने किया। तो सर आप बताइए कि क्या ये एक बहुत प्रतापी राजा हुए, बहुत शक्तिशाली क्या राजवंश हुए होंगे जिन्होंने दोनों ने ही मिलकर 112 साल शासन किया हो, और एक अकेला सातवाहन सिमुक ने स्थापना कर दी और 300 वर्ष तक शासन किया हो? तो यहां से समझने की कोशिश करेंगे कि दक्कन और मध्य भारत के अंदर जो मौर्यों के बाद में जो सबसे जो प्रतापी, जो शक्तिशाली राजवंश, जो उत्तराधिकारी हुआ, मौर्य का उत्तराधिकारी के मतलब जो उसका
बाद का जो वंश आया है, जो उसके बाद में जिसकी स्थापना हुई है, उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। जैसे कि आपका राजा का बेटा राजा बन जाता है तो उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। ऐसे ही मौर्य के बाद में जो वंश आए उनको बोलेंगे उत्तराधिकारी। तो आपका सातवाहन सबसे शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभर कर आया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सातवाहन और पुराणों में उल्लेखित आंध्र एक ही माने जाते हैं। जो पुराण है हमारे, जो हमारे पुराण हैं उनमें सातवाहन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो ये नहीं, पुराणों में आंध्र शब्द का यूज हुआ है और आंध्र और सातवाहन जो है ये दोनों एक ही हैं, एक ही हैं आपके सातवाहन और आंध्र। पुराणों में उल्लेखित आंध्र और सातवाहन एक ही माने जाते हैं। ठीक है, समझ आई अच्छे से ये चीज। अब आगे चलते हैं। मौर्योत्तर काल में लोहे के फाल का प्रयोग, धान की रोपाई, नगरीकरण, लेखन कला आदि का आगमन से सातवाहनों के द्वारा राज्य के गठन के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई। अब समझेंगे इस चीज को। मैंने आपको बताया कि सातवाहन वंश बहुत शक्तिशाली राजवंश कैसे बना। आपका भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन, आपका सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, आपका सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन, आपका कला क्षेत्र में परिवर्तन, बहुत परिवर्तन देखने को मिला। तभी तो एक बहुत अच्छा साम्राज्य बन पाया। कैसे? उन्होंने लोहे की फाल का प्रयोग करना स्टार्ट करा, मतलब कि खेती के लिए, बहुत खेती को अच्छी बनाने के लिए आपका लोहे की फाल का उपयोग करने लगे, धान की रोपनी करने लगे, नगरीकरण करने लगे, लेखन कला आदि का आगमन शुरू हुआ। ये जो सब है, ये जो दक्षिण में पहुंचा था, इससे पहले ये उत्तर भारत में था। सब कहां पे था? उत्तर भारत से ही ये सब चीजें इन्होंने सीखी हैं। उत्तर भारत से ही ये सब चीजें इन्होंने सीखी हैं। जब ये आपका लगभग ईसा की दूसरी सदी, ईसा की पहली या दूसरी सदी में ये आपका दक्षिण में इनका जो जन्म हुआ था, लोहे के फाल का प्रयोग का, धान की रोपनी का, नगरीकरण का। लेकिन इससे कई साल पहले ही उत्तर भारत में इस चीज का उदय हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए जब आप सोच सकते हैं किसी राज्य में अच्छी खेती हो रही है, अच्छी पैदावार हो रही है, अच्छा नगरीकरण हो रहा है, अच्छी लेखन कला हो रही है, शिक्षित व्यक्ति हो रहे हैं, जागरूक व्यक्ति हो रहे हैं, तो समाज कैसा बनेगा सर? समाज अपने आप ही मजबूत और एक बहुत ही अच्छी सत्ता उसमें होगी। ठीक है, तो इनके ही द्वारा सातवाहन के राज्य का लिए जो परिस्थिति, जो गठन की, जो राज्य बनाने के लिए जो गठन किया गया था, उसकी जो परिस्थितियां वो क्या हो गई थी? अनुकूल बनती चली गई थी आपकी सातवाहनों के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, यदि आपको कोई भी डाउट रहता है, अभी भी इतना अच्छे तरीके से समझाने के बाद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है, तो आप सर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपको बहुत आपका एकदम महत्वपूर्ण उत्तर देने की कोशिश करूंगा, बहुत आपका संतुष्टि पूर्वक उत्तर देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको संतुष्टि हो जाए। आप कोई भी प्रश्न यदि आप क्लास से रिलेटेड आप कमेंट में करते हैं तो मैं उसका जरूर आंसर करूंगा आपको। ठीक है, यदि आपको कोई भी परेशानी बनती है तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सातवाहन के काल की। कितने वर्ष तक शासन किया सातवाहनों ने? सबसे पहले आके मैंने आपको यही चीज बताई थी कि कितने वर्षों तक शासन किया था। मोटे मोटे अक्षरों में सबसे ऊपर यही चीजें लिखती थी, 300 वर्ष तक। तो सातवाहन शासकों ने 300 वर्ष तक शासन किया। ये जो हमें जानकारी मिलती है, ये कहां से मिलती है जानकारी? पुराणों के अनुसार। पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि सातवाहन जो शासक हुए थे, इन्होंने 300 वर्ष तक शासन किया था। और इसमें जो जानकारी हमें मिलती है, सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व की पहली सदी के हैं। देखो यहां से समझने वाली बात है, जो हमें अभिलेख मिलते हैं, मैंने आपको बताया स्रोत, जो सातवाहन की जानकारी मिलती है, दो स्रोतों से मिलती है हमें, एक पुरातात्विक, एक साहित्यिक। ठीक है, तो आपका जो पुरातात्विक साहित्य अभिलेखों के जो माध्यम से पता चलता है, जो सबसे पुराना अभिलेख है वो ईसा पूर्व की पहली सदी का है। ठीक है, उसी समय सिमुक ने कर्ण वंश को पराजित करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, समझ आ गया? कणवों को हराया और मध्य भारत में अपना अधिकार कर लिया, मतलब विदिशा और आपका मगध के आसपास के इस क्षेत्र में अपना अधिकार थोड़ा सा जमा लिया था।
ठीक है, आगे देखते हैं। आरंभिक सातवाहन आंध्र में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे। अभिलेख व सिक्कों के अनुसार जो ये हमें जानकारी मिलती है, अभी मैंने आपको बताया कि इस मैप को बहुत समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको बता के गया था कि इनके जो निवास स्थान को लेकर था कि आखिर ये इनका जो शासन था, जो राजवंश था, वो था कहां पे, इसको लेकर बहुत ज्यादा मतभेद था। तो कुछ कहते हैं कि ये आंध्र में थे और कुछ कहते हैं कि ये प्रतिष्ठान मतलब दक्षिण भारत या दक्षिण महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र में थे। तो इनकी जो हमें जानकारी मिलती है ये किसके माध्यम से मिलती है, मुद्राओं के माध्यम से मिलती है कि जो आपके सातवाहन वंश हुए थे वो कहां हुए थे, प्रतिष्ठान बोले तो दक्षिणी महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र में थे इनका जो निवास स्थान था। ठीक है, समझ आ गया। अब मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, अब जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, अब पढ़ाऊंगा आपको प्रमुख सातवाहन शासक। सारे शासक नहीं पढ़ने हैं, 5 से 6 बहुत प्रतापी शक्तिशाली शासक हुए हैं, उनको हमको पढ़ना है और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये ऐसे हिसाब से पढ़ना है कि यदि क्वेश्चन बन जाए तो कभी भी आपसे बाहर नहीं जाए। मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, यदि आपने क्लास को बहुत अच्छे मन से समझा है तो आप किसी भी बड़े से बड़े वनडे एग्जाम में बैठ जाना और मेरी क्लास के बाहर कोई भी क्वेश्चन दिखा देना, आप मॉक लगा के देखना, आप प्रैक्टिस सेट लगा के देखना। यदि आपका सातवाहन से क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा, तब हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कंटेंट में कोई भी छोटी से छोटी चीज सर छोड़ी नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने बोर्ड पे लिखा नहीं है, सर मैं जो बोल रहा हूं इसको भी आप दिमाग में समझिए मेरे शब्दों को, जो मैं आपके लिए बोल रहा हूं। जरूरी नहीं है कि जो बोर्ड पे लिखा है वो ही सब कुछ है, नहीं सर, जो मैं बोल रहा हूं आप उसको भी अपने दिमाग में गल सेव कीजिए अपनी मेमोरी में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सातवाहन वंशों के प्रमुख शासक, तो इसमें आपका मैंने बताया स्थापना सिमुक ने की थी, 23 वर्षों तक शासन किया, वायु प्राण के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद में जो सतकर्णी था, सतकर्णी प्रथम इनका पुत्र था, वो उस टाइम एक अयोग्य या कह सकते हैं एक छोटा, उनकी योग्यता इतनी नहीं थी कि उनको राजवंश हाथ में दे दिया जाए, इसलिए उन्होंने अपने भाई कृष्ण प्रथम को राजा बनाया। किसने? सिमुक ने। ठीक है, उसके बाद में आते हैं सतकर्णी प्रथम जो कि उनके बेटे थे। ठीक है, तो कृष्ण का इतना कोई खास अच्छा इतिहास रहा नहीं है, इतिहास रहा है कोई जानकारी इतनी ज्यादा उपलब्ध नहीं है इनके बारे में। ठीक है, तो इनको पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये परीक्षा में कभी पूछे भी नहीं जाने वाले हैं, ना पूछे गए हैं और ना ही पूछे जाएंगे, इस चीज की भी मैं गारंटी देता हूं आपको। आइए अब देखते हैं कि सतकर्णी प्रथम। तो सतकर्णी प्रथम बहुत ही प्रतापी और सबसे शक्तिशाली नहीं, सातवाहन वंश का पहला प्रतापी और पहला शक्तिशाली शासक कह सकते हैं, क्योंकि जो सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे सातवाहन वंश के अंदर वो कौन हुए थे आपको भी पता होगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था कौन? सतकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था सतकर्णी प्रथम, जिसकी उपलब्धियों की जानकारी नागनिका के नाना घाट अभिलेख में मिलती है। अब यहां से समझेंगे सर, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, यदि क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, आप लिख लेना, इस चीज की गारंटी देता हूं, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा सातवाहन के अंदर। सातवाहन वंश का सबसे पहला प्रतापी शासक सतकर्णी प्रथम, जिसकी उपलब्धियों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें कहां से मिलती है? नागनिका। नागनिका कौन थी? आपकी पत्नी थी, किसकी? सतकर्णी प्रथम की। सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागनिका, जिसका अभिलेख था नाना घाट। उसी नाना घाट अभिलेख में पहली बार भूमि दान देने का साक्ष्य मिलता है या जानकारी हमें मिलती है। क्वेश्चन आपसे बना है और पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि भूमि दान देने का पहला साक्ष्य इसी अभिलेख से प्राप्त है। इसने दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की थी, किसने? सतकर्णी प्रथम ने। ये मैं चीजें आपको बता चुका हूं कि आखिर दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण क्यों की थी, वो इसीलिए की थी क्योंकि इसने दक्षिण को विजय किया था। ठीक है,
भूमि दान देने का, ब्राह्मणों के लिए जो भूमि दान देने का जो सबसे पहला काम किया था वो किसने किया था? सातवाहन वंश ने किया था। क्वेश्चन आपसे बनेगा, डेफिनेट बनेगा, यहां से पूछा जाएगा कि आपसे ऐसा मौर्योत्तर काल में पहला कौन सा ऐसा राजवंश हुआ था जिसने ब्राह्मणों को भूमि दान में दी थी? तो आपका सातवाहन राजवंश पहला राजवंश हुआ था जिसने भूमि दान में दी थी, और इसका साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? और यदि एग्जामिनर यहां से थोड़ा डीप लेकर जाने की कोशिश करेगा तो यहां से अभिलेख पूछ सकता है आपसे कि भूमि दान देने, सातवाहन वंशों के अंदर भूमि दान देने का साक्ष्य प्राप्त होता है कौन से अभिलेख से होता है? तो नागनिका, जो कि आपकी सतकर्णी की पत्नी थी, उनका अभिलेख है नानाघाट अभिलेख, उससे ये हमें प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूंगा और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं हाल। हाल को समझेंगे। हाल भी एक बहुत अच्छे राजा हुए हैं। इनका जो इतिहास रहा है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इन्होंने सीमा का भले ही विस्तार ना किया हो, पर इनका जो इतिहास हमें पढ़ने की जरूरत है, जो इनको जानने की जरूरत है, वो क्यों है सर? वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने कवियों को और विद्वानों को अपने राज्यसभा में, अपने कार्यकाल में बहुत ज्यादा आश्रय प्रदान किया था, इसलिए इनको पढ़ने की बहुत जरूरत है। और दूसरी चीज यहां से हम ये जानकारी मिलती है, जो आपके हाल थे, इनकी एक काव्य था गाथा सप्तसई इनका एक काव्य था जो आपका किस भाषा में लिखा हुआ था? प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था। इसी से हमें पता चलता है कि आपके जितने भी अभिलेख थे आपके सातवाहन वंश के, ये सारे प्राकृत भाषा में हैं। तो इसीलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। किसको? हाल को। इनको स्किप नहीं कर सकते, इतना ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा, पर फिर भी इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पढ़ेंगे। इनका जो कार्यकाल रहा है वो 20 से 24 ईस्वी रहा है। ये भी एक महान शासक हुए थे तथा एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। मैं आपको बता चुका हूं, हाल एक बहुत ही महान कवि हुए थे। इन्होंने कवियों और विद्वानों को अपने यहाँ आश्रय दिया था। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक काव्य की रचना की थी। राज्यसभा में व्रत कथा के लेखक गुणाढ्य तथा कांतर व्याकरण के लेखक सरवर्मन को निवास करते थे। किसके राज्यसभा में निवास करते थे? ये आपका हाल की में करते थे। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है, पूछा जा सकता है कि गणाढ्य और आपके सर्ववर्मन सातवाहन वंश के किस राजा के राज्यसभा में आश्रय प्राप्त था या निवास करते थे? तो हाल की में ये करते थे। ठीक है, आपको बता देता हूं, जो ये व्रत कथा है, व्रत कथा जो काव्य है, ये भी आपका प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, और इनके साक्ष्यों में, और आपका जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागनिका का नानाघाट अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख आपका, और आपका ये जो व्रत कथा है, इनके माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें, मुनि स्मृति, पुराणों के माध्यम से बहुत चीजें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये आपका सातवाहन वंश था। अभी इसमें प्रमुख राजा और भी रह गए हैं, आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी रह गए हैं, पुलवामी रह गए हैं, दो एक राजा और हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है क्लास, लगभग 30 के समथिंग ये पहुंच चुका होगा। तो इसको हम पार्ट 1 ही रहने देते हैं, पार्ट 1। ठीक है, इसको हम पार्ट 1 रहने देते हैं, और पार्ट 2 में आपके लिए लेकर उपस्थित होऊंगा। अभी हमको बहुत कुछ पढ़ना है सातवाहन वंश के बारे में, इनकी भौगोलिक स्थिति, इनकी सामाजिक स्थिति, इनकी आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे, और इनकी कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे, इनकी लेखन सामग्री पढ़ेंगे, मतलब बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। फिर उसके बाद में सातवाहन पढ़ने के बाद में हम मौर्योत्तर काल की कंबाइंड कला संस्कृति पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल की राजनीतिक स्थिति, हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। फिर हम
जो हमारे विदेशी राजा हुए थे, हिंद यवन राजाओं को पढ़ेंगे, शक राजाओं को पढ़ेंगे, कुषाणों को पढ़ेंगे, पहलव को पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सबको एक दोहरे से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी इस सीरीज को कंटिन्यू कराऊंगा, पूरा हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर बना बना कर पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में बिठा कर रहूंगा जब तक आपके दिमाग में हर एक चीज अच्छे से समझ नहीं आ जाएगी। मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं तो आप भी मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार रहिए और अपना डाटा बचा के रखा करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करिए, ज्यादा से ज्यादा क्लास को हमारी को शेयर भी किया करिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दिया करें क्लास को, और एक लाइक और एक कमेंट के साथ में हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें ताकि मैं आपके लिए इसी तरीका से मेहनत करता रहूं, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूं, आपको एक अच्छी दिशा में लेकर जाता रहूं, आपको मैथ, हिंदी, जीएस और आपका रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है स्टडी करके प्लेटफॉर्म पे। तो सभी को विजिट करिए और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो को फिर से कहना चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।